नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का लोकतांत्रिक राजनीति का एक और अध्याय करने जा रहे हैं, जो अंतिम अध्याय है लोकतांत्रिक राजनीति का। जैसा हमें मालूम है कि अब की बार लोकतांत्रिक राजनीति में हम लोग 4 केवल अध्याय को फेस करने जा रहे हैं। केवल 4 अध्याय, 4 चैप्टर ही आएँगे। तो जो चौथा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, ये चैप्टर छोटा चैप्टर है जहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बात है। देखिए, मैंने चारों चैप्टर्स के क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। पहले 3 चैप्टर के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज जो अपलोड किए जाएंगे लोकतंत्र के परिणाम के हैं। इन चारों चैप्टर्स के अगर टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये करीबन 100 क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि अगर आपने ये 100 कर लिए तो जो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे वो तो आपके होंगे ही होंगे। यानी कि 80 में से 40 तो आपके 100% आएंगे। लेकिन साथ साथ अगर आपने इनको ध्यान से सुना तो जो 2 नंबर का या 3 नंबर का जो पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बनेगा वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है ना केवल इस चैप्टर को जो मैं बात करने जा रहा हूं, बल्कि जो पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैप्टर मैंने अपलोड किए हैं, इन चारों के जो चैप्टरों के मिलाकर के करीबन 100 क्वेश्चन बनते हैं इन 4 चैप्टर्स के। वो अगर 100 क्वेश्चन आपने कर लिए तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि इसके साथ साथ, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, 10-12 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन जो और 3 चैप्टर हैं उन 3 चैप्टर्स के टोटल जो 100 क्वेश्चन हैं वो आप जरूर कर लें। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला ही सवाल है कि शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाता है। देखिए, ये एक नंबर का तो आ सकता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र किसे कहा जाता है, डेमोक्रेसी क्या होती है। यहां पर आपको करना क्या है, इस बात को समझना है सिर्फ कि जो शासन करने की व्यवस्था है, जिस तरह से और व्यवस्थाएं हैं, तानाशाही है, राजशाही है, ये सारी की सारी जो हैं शासन करने की व्यवस्था है। तानाशाही, राजशाही, इसी तरह से जो हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये भी शासन करने की व्यवस्था है कि देश को किस तरह से चलाया जाएगा। यहां पर शासक का जो चुनाव है वो देश की जनता के द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन शासक होगा, कौन राज करेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा, कौन कानून बनाएगा, इसका फैसला देश की जनता करती है। और कैसे करती है? चुनाव के माध्यम से। तो ये एक परिभाषा हो गई लोकतंत्र की कि शासन करने की वह व्यवस्था जिसमें शासक का चुनाव देश की जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से किया जाता है। दूसरा सवाल है, जनता के शासन को क्या कहते हैं? मैंने यहां बता दिया आपको, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो जनता का शासन होता है, इस तरह से भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जनता के शासन को क्या कहते हैं, लोकतंत्र है। फिर देखिए, अगला जो है शासन की व्यवस्था, उसमें जब कोई एक व्यक्ति या एक समूह पूरे देश पर राज करता है, उसे शासन व्यवस्था उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? तानाशाही। आप लोगों ने हिटलर का नाम सुना होगा, आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, आप लोगों ने परवेज मुशर्रफ के बारे में सुना होगा। ये सारे के सारे तानाशाही के उदाहरण हैं कि जिसमें एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह पूरे देश पर राज करता है और जैसे वो चाहता है वैसे ही देश को चलाता है। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था होती है उसको तानाशाही कहते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है कि जो डेमोक्रेसी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो लोकतंत्र का रूपांतरण है, लोकतंत्र हिंदी भाषा का शब्द है और डेमोक्रेसी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो 2 ग्रीक है शब्द हैं वो कौन से हैं? डेमोस और क्रेटिया। डेमोस होता है पीपल, यानी कि लोग, व्यक्ति, देश की जनता, और क्रेटिया होता है राज करना। ये आप लिख लें। डेमोस का मतलब होता है पीपल, यानी लोग, व्यक्ति, देश की जनता, और क्रेटिया का मतलब होता है राज। इस तरह से डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, और वो जो 2 ग्रीक शब्द हैं डेमोस तथा क्रेटिया, इसका मैंने बता दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो डेफिनेशन है जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है कि जनता का शासन, यानी जनता शासन करती है, जनता के लिए ही सरकार का निर्माण किया जाता है और जनता के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। ये लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो किसने दी थी? देखिए, जनता का शासन,
जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये एक लोकतंत्र की परिभाषा है, को लोकतंत्र कहते हैं। यहां पर लिखना चाहिए था कहते हैं। तो जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा लोकतंत्र कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं, अब्राहम लिंकन की। यह भी एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। अगर इस अध्याय में से सवाल किया गया तो इस सवाल के आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि एसएसटी के विद्यार्थी होने के नाते, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति का आप पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला सवाल है, अधिकांश लोग कौन सी शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं? देखिए, कौन सारी शासन व्यवस्थाएं हैं, मैंने आपको बताया था, तानाशाही है, राजशाही है, ठीक है, संवैधानिक राजशाही है, मिलिट्री रूल है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहां पर सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता है, सभी चुनाव लड़ सकते हैं, सभी वोट डाल सकते हैं, सभी को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इस तरह से सभी लोग इस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग। उसके बाद अगला सवाल है, किस मामले में तानाशाही जो है शासन प्रणाली, उसका रिकॉर्ड लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से बेहतर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोकतांत्रिक सरकार की बात करें और तानाशाही की बात करें, दोनों की तुलना करें, तो जैसा हमने पहले कहा कि अधिकांश लोग जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आर्थिक विकास की बात आती है, जब अध्ययन किया गया, इतिहास पर नजर डाली गई, और जो तानाशाही जो सरकारें जिस जिस देश में है, उन सरकारों का जो आर्थिक स्थिति है, उस देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर नजर डाली गई, और लोकतांत्रिक सरकारों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर नजर डाली गई, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि तानाशाही में जो आर्थिक विकास है वो लोकतांत्रिक के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस तरह से आर्थिक विकास के संबंध में तानाशाही सरकार जो है वो प्रणाली बेहतर साबित होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहां तक आर्थिक विकास की बात है, एक ही पहलू है, तानाशाही सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर होती है। एक ये सवाल बनता है, हालांकि ये सवाल जो है एक चैप्टर के एक तरफ दिया हुआ है, लेकिन मुझे जरूरी लगा कि ये ले लेना चाहिए कि ब्राजील में 20% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय में कितने हिस्सों पर कब्जा है? 20% लोग हैं और वो 63% राष्ट्रीय आय पर कब्जा करते हैं। यानी कि 20% लोग 63% राष्ट्रीय आय पर कब्जा करते हैं। संसाधन उनके मजबूत हैं, आर्थिक संसाधनों की बात है। तो ये सवाल आप जरूर कर लें कि ब्राजील में, क्योंकि अब की बार 40 मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, तो किस क्वेश्चन को लिया जाएगा उसका अनुमान अभी हम नहीं लगा सकते, इसलिए हम सभी सवालों को कर रहे हैं, सभी को इंपॉर्टेंट मान करके चल रहे हैं। तो यहां पर 20% जो फीस लोग हैं वो ब्राजील में 63% राष्ट्रीय आय पर उनका कब्जा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सरकार के लिए गए निर्णय के बारे में, जो सरकार निर्णय लेती है उस बारे में नागरिकों को उसे जानने का अधिकार, लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें नागरिकों के पास ही अधिकार होता है कि जो सरकार निर्णय ले रही है, जो कानून बना रही है, जो योजनाएं बना रही है, उसको जानने का अधिकार नागरिकों को होना चाहिए। और ये जो अधिकार होता है इसको पारदर्शिता कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है, कितना समय लगा उसमें, कितना पैसा हुआ, क्या उसके उद्देश्य रखे गए, क्या वो उद्देश्य सफल हुए या नहीं नहीं हुए, ये नागरिकों को लोकतांत्रिक सरकार में जानने का अधिकार होता है। और इस अधिकार को पारदर्शिता कहते हैं। जरूर कर लेना, ये 2 नंबर के में भी आ सकता है कि पारदर्शिता से आपका क्या अभिप्राय है। अगला सवाल है, पिछले अध्याय में भी ये सवाल आया था, जब कई राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव के पश्चात, यानी चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद जब कुछ राजनीतिक दल आपस, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करें, ये कब होता है? जब मान लेते हैं, मैंने पिछले वाले अध्याय में ही बताया है कि जब कोई दल मेजोरिटी नहीं ला पाता है सरकार बनाने के लिए और मजबूरी में उसे दूसरे दलों से हाथ मिलाना पड़ता है, उस स्थिति में उस प्रकार की सरकार को गठबंधन की सरकार कहा जाता है। तो जब कई राजनीतिक दल मिलकर के, और ये कब होता है? चुनाव के पश्चात, सरकार का निर्माण करें तो उसे किस प्रकार की सरकार कहा जाता है? गठबंधन की सरकार। अगले सवाल पे चलते हैं।
जब चुनाव से पहले कई राजनीतिक दल मिलकर के, यानी कि चुनाव होना है और कुछ जो राजनीतिक दल हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, जब वो चुनाव लड़ें इकट्ठा होकर के, तो उसको क्या कहा जाता है? उस तरह के गठबंधन को, है तो गठबंधन, लेकिन उसको क्या कहा जाता है? देखिए, उसको कहा जाता है अलायंस या समझौता। ये अलायंस या समझौता, आज भारतवर्ष में 2 अलायंस हैं बड़े। एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन कहा जाता है। ठीक है? अलायंस अलायंस का शाब्दिक जो अर्थ है वो तो गठबंधन ही है, लेकिन इसको हम समझौता कहते हैं। गठबंधन दूसरा मैंने ऊपर बताया आपको। यहां पर देखिए, एनडीए, आज की तारीख में इसको पूरा विस्तार से मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया है, लेकिन फिर भी यहां देखेंगे कि जो एनडीए है, आज सरकार एनडीए की है, बीजेपी जो है इसकी बड़ी पार्टी है, और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एनडीए से ही हैं। दूसरा जो बड़ा घटक दल है, जो या गठबंधन है या अलायंस है, वो यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इसका मतलब है, लेकिन इसको हिंदी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा जाता है। तो ये जो है इसकी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ये विपक्ष में बैठती है। मैंने आपको पिछले अध्याय में विपक्षी दल क्या होता है उसके बारे में भी बताया है। तो लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं, ये जो है इसको आप कह लो 2 नंबर का भी आ सकता है। ये उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार का यहां पर क्या मतलब है? क्वेश्चन बनता है कि हम किस तरह से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी सरकार है? मतलब क्या है कि जो आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें हैं लोगों की, उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उत्तर देना बनता है, अगर वो ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं तो अगले चुनाव में जो जनता है उनको बदल देगी। इसलिए उनका उत्तरदायी बनता है, उनको उत्तर देना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके काम करने से जनता को क्या लाभ होता है। तो उत्तरदायी के लिए ज़रूरी है कि अगर सरकार काम नहीं करेगी तो अगले चुनाव में उनको बदल दिया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो जनता की नीड एंड रिक्वायरमेंट हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके लिए काम करे। और उसके बाद है वैध सरकार, यानी जो भी निर्णय लिए जाएंगे, सरकार जो है वो वैध तरीके से बनी है, अपना अगर ठीक तरीके से काम करेगी तो टेन्योर को पूरा करेगी और सही तरीके से संविधान को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। तो इस तरह से उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, लोकतांत्रिक जो राजनीति है, जिसके 4 चैप्टर हैं, वो 4 चैप्टर पूरे होते हैं। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। कोई ना कोई, या तो हम भूगोल देखेंगे या इतिहास देखेंगे, उन सब के भी छोटे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप ये जो 4 चैप्टर हैं, इनके जो 100 के करीब क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको कर लें। और लोकतांत्रिक जो गठबंधन है या लोकतांत्रिक जो राजनीति है, उसके केवल 100 सवाल अगर आपने कर लिए तो 100% आपको सफलता मिलेगी। मिलते हैं सोशल साइंस के अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।